वेलकम बैक टू अवर चैनल यूजीसी नेट हिंदी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। हम दिसंबर 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट का। कल की क्लास में जो इस पेपर के पहली क्लास हुई थी उसमें हमने क्वेश्चन 1 से 30 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 60 तक आज सॉल्व करेंगे। एक पेपर को मैं 3 पार्ट में सॉल्व करवा रही हूँ जिससे आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से मिल सके। ओके, नाउ वी आर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या है? इस क्वेश्चन को आप यूनिट 2 और यूनिट 6 दोनों में रख सकते हो, लेकिन इसको आप यूनिट 2 में ले जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उपन्यासों का सही क्रम पूछा गया है यहाँ पे। और इसमें से आपका सिर्फ परीक्षा गुरु उपन्यास जो है ये आपके सिलेबस का उपन्यास है, तो देख लेते हैं इनका सही क्रम। ठीक है, सबसे पहले आपका परीक्षा गुरु ही आएगा, फिर आपका आएगा चंद्रकांता उपन्यास, देन आपका आता है त्रिवेणी, फिर आपका तारा और फिर आदर्श हिंदू। ये आपका लज्जाराम मेहता का है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। ओके, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक मिनट। हाँ, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। परीक्षा गुरु 1882 में आपका उपन्यास आता है। लाला श्रीनिवास दास का हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी इसे प्रथम उपन्यास की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और इस उपन्यास में वर्णन किस चीज का किया गया है? दिल्ली के कल्पित रईस, मतलब एक कल्पना लेके एक पात्र लिया गया है, किसी रियल स्टोरी पे नहीं है। तो दिल्ली के एक रईस है लाला मदन मोहन तथा उनके मित्र लाला ब्रजकिशोर का चित्रण किया गया है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। चंद्रकांता 1888 का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। डॉक्टर कृष्ण लाल इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। इसी क्वेश्चन को ना नेक्स्ट टाइम जब एनटीए पूछेगा या जो भी अब हमारा मतलब जो भी एग्जाम कंडक्ट करेगा वो इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, अभी आपको इसमें क्रम के अनुसार पूछेगा, या तो इसमें से राइटर के नाम पूछे जाएंगे या फिर नेक्स्ट टाइम में ये पूछा जाएगा कि किस उपन्यास को पहला उपन्यास किस राइटर ने माना। जैसे परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना है रामचंद्र शुक्ल ने, चंद्रकांता को पहला उपन्यास माना है डॉक्टर कृष्ण लाल ने। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट बना के। ओके, फिर आता है आपका त्रिवेणी। 1890 में यह प्रकाशित होता है और किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है ये। ठीक है, उसके बाद आता है फिर तारा। ये 1902 में किशोरीलाल गोस्वामी जी का ही उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। ऐतिहासिक उपन्यास से तात्पर्य ये है कि ये जो आपका उपन्यास है इसका जो विषय है वो इतिहास से संबंधित है। ठीक, फिर आपका आता है आदर्श हिंदू। 1915 में ये प्रकाशित होता है। लज्जाराम मेहता के द्वारा यह रचा जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है? तो निपुणिका बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है। ये आपका 1942 का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। ओके, इसके कुछ पात्र दिए हुए हैं यहाँ पे। वैसे उपन्यास में तो बहुत और सारे भी पात्र हैं, लेकिन जो यहाँ पे दिए हैं अभी वो देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के स्त्री पात्र पुरुष पात्र या फिर मिक्स करके पूछ लेते हैं कि ये किस उपन्यास से संबंधित है। कभी मिलान में ऐसे आपने जो पहले पेपर सॉल्व किया है उसमें देखा होगा कि मिलान में आ जाता है, कहानी से भी पूछ लेते हैं, यूनिट 10 से भी आपका आता है और इस यूनिट से भी। तो पात्र जहाँ भी पात्र आ रहा है उसको आपको नोट करना है, वो किसी भी यूनिट से रिलेटेड हो। स्त्री पात्र इसके निपुणिका, भट्टिनी, सुचरिता, महामाया और पुरुष पात्र बाणभट्ट, अघोर भैरव, विरति, वज्र। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 33 है। शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो भाग 1 जो है 1941 में प्रकाशित होता है और भाग 2 आपका 1944 में प्रकाशित होता है शेखर एक जीवनी का। ठीक है,
और शेखर एक जीवनी उपन्यास के कुछ पात्र दिए हुए हैं, शेखर, सरस्वती, शशि, शारदा, शांति, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है। ठीक, तो कविता क्या है निबंध है किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। चिंतामणि भाग 1 में ये प्रकाशित संकलित किया जाता है और यह निबंध आपका प्रकाशित होता है 1909 में। देखो, प्रकाशन और संकलन दोनों में अंतर होता है। प्रकाशन का अर्थ है आपका कि जब ये लिखा और किसी पत्रिका में प्रकाशित हो गया या किसी दूसरे के रेफरेंस में लेके हम उसको जनता तक पहुंचा दे, तो वो हो गया इसका प्रकाशन, या किसी पब्लिकेशन के द्वारा हमने उसको छपवा दिया। संकलन क्या होता है, संकलन का मतलब ये कि उसमें कई सारे निबंध एक साथ एक बुक बना दी गई। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका संकलन, संकलित। ठीक है, तो प्रकाशन और संकलन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है विधायक। कविता क्या है निबंध में, निबंधकार जो है वो कवि से विधायक कल्पना अपेक्षित करता है। ठीक, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। जो आपके चिंतामणि है ये आपके 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, 4 भागों में संकलित हुआ है जिसको बोल सकते हैं। पहले भाग का संकलन संपादक इसमें, पहले भाग के संकलन का संपादन किसने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है। कब किया था, 1939 में। रामचंद्र शुक्ल ने 1939 में। चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन कब हुआ है, 1945 में हुआ है और इसका संपादन किसने किया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, फिर चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन कब हुआ है, 1983 में, 1983 में होता है और इसका संपादक कौन थे आपके, नामवर सिंह। फिर आते हैं चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन वर्ष क्या है, 2004 और इसके संपादक कौन थे, कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहानी से संबंधित है और देखते हैं क्या कह रहा है। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। यह कथन किस आलोचक का है। जो चीफ की दावत कहानी है, भीष्म साहनी जी की कहानी है और चीफ की दावत का थोड़ा सा स्टोरी समझ लेते हैं क्या है। चीफ की दावत एक मिस्टर सामनाथ है जो अपने बॉस को खाना खाने के लिए निमंत्रण देते हैं, डिनर के लिए उनको बुलाते हैं। तो उनके घर में एक बूढ़ी माँ है, उनकी माँ है। अब वो ये सोच रहे हैं कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना, बहुत लोग तो हमेशा क्लीन ही रखते हैं अपना घर, कि कभी भी कोई भी आ जाए उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब इधर उधर बिखरा पड़ा है, लेकिन अगर कोई आने वाला है तो हम उसको छिपाने लगते हैं कि चलो इसको छुपा दो, ये दिखना नहीं चाहिए, ये इसको छिपा दो। मतलब एक स्पेस हम सही व्यवस्थित ढंग से ऐसा कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं कि जहाँ पर कोई आके बैठ सके। वही चीज यहाँ पर भी हो रही। अब सामनाथ और उनकी पत्नी को ये चिंता है कि माँ का क्या करें, माँ को कहाँ छिपाया जाए। फिर ये हुआ कि एक कमरे में उनको छिपा देंगे, तो फिर हुआ कि माँ अगर सो गई तो खर्राटे लेती हैं। तो ऐसे करके माँ को छिपाने की, मतलब वृद्धों की उपेक्षा की बात करी गई है कि वृद्ध जो है वो कि कैसे हम वृद्धों को एक कूड़ा करकट के तरीके से में छिपाना चाहते हैं, या हम नहीं चाहते हैं कि वो किसी के सामने, हमारे कलीग के सामने आए जिससे हमारी इमेज डाउन हो। तो ये चीज इस कहानी में दिखाई गई है। ये ऐसा मानना है मिस्टर सामनाथ का। ठीक है, लेकिन बहुत ही गलत मानना है, क्योंकि माँ और पिता ये हमारे भगवान समान ही होते हैं। ठीक, तो ये कथन देखते हैं किसका है। स्टोरी मैंने हल्की सी आपको बता दी, बाकी जब कंटेंट की क्लास करेंगे तब पूरी स्टोरी इसकी पढ़ेंगे। तो हाँ, ये कथन है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी जी का चीफ की दावत कहानी के संबंध में। ठीक, फिर आपकी भीष्म साहनी जी की जो रचनाएं हैं, कहानियां हैं इनकी, ये पीवाईक्यू अभी जब आप करोगे तब देखोगे इनकी कहानियों का सीक्वेंस पूछा गया है। तो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको प्रकाशन वर्ष के साथ, जो इनका प्रकाशन वर्ष है, जिस साल ये प्रकाशित हुई है, इसके साथ में इनको याद करना है। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती रात 1966, पटरियां 1973,
शोभा यात्रा 1981, पाली 1988, डायन 1998। इनकी भाग्य रेखा पूछी जा चुकी है, पहला पार्ट भी पूछी गई थी, भटकती राख भी पूछी गई और पाली और डायन ये भी पूछी गई है। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में आई थी ये, और एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, इसके सीक्वेंस में था और एक में मिलान वाला था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 मिलान का हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं, टूटा पहिया किसकी रचना है? टूटा पहिया ये आपकी है धर्मवीर भारती की रचना है। नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी की रचना है। जंगल का दर्द ये आपके सरेश्वर दयाल सक्सेना की है। एक छोटी सी लड़ाई कुमार विमल। चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। कविता इनको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं नोट करना है तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से देख लेना। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, देखो कौन सी कहानी हमारे किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, किस साल प्रकाशित हुई है, हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट उसी से भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत पुराने पेपर नहीं है अभी। तो जब हम कंटेंट वाली क्लास करेंगे तो वो मैं एक अलग से पूरा नोट करवाऊंगी सारी कहानियों का। 21 कहानियां हमारे सिलेबस में। अभी इसका देख लेते हैं। कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये आपकी प्रकाशित हुई थी इंदु पत्रिका में। ठीक है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी संवत 1970 में। और 1970 संवत को जब आपको सन में बदलना होता है तो इसमें -57 कर देंगे। तो कहानी का अगर वर्ष पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा 1913 और संवत 1970 है। ठीक है, तो संवत और सन में कंफ्यूज नहीं होना है। और कानों में कंगना कहानी किसके द्वारा रचित है? तो ये आपकी रचित है राधिका रमन सिंह द्वारा। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी ये आपकी निकलती है अर्धमागधी अपभ्रंश से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस चार्ट को। ठीक, देखो आप आपके ना सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और ये आपके मेन 3 अपभ्रंश हैं। ठीक, सौरसेनी से आपके निकलती है राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी 3 भागों में बंटती है, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी आपकी 4 भागों में बंटती है, एक तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। और भी इसकी उपभाषाएं हैं लेकिन मेनली ये 4 रीजन में बंटती है। क्षेत्र वाइज, जोन वाइज ये 4 मेनली बंटती है। सौरसेनी फिर आती है पहाड़ी हिंदी, तो ये आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी के तहत कौन सी बोली आती है? कुमाऊनी और गढ़वाली। राजस्थानी हिंदी के तहत कौन सी बोली आती है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। और भी बहुत सारी बोलियां आती हैं लेकिन अभी मेनली 4 होती हैं। ठीक, फिर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आ जाएगी? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। बुंदेली आपकी ओकार बहुला होती है। ये भी पूछा गया है कि कौन सी ओकार बहुला है, 3 ऑप्शन दे दिया, या आकार बहुला है, उसमें 3-4 ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कि कौन सी बोली किस आकार से संबंधित है। आकार सॉरी, जिससे हम बोलते हैं तो बोलने में किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत देर तक होता है उससे संबंधित है। ठीक है, और दक्षिणी आपकी आकार बोला, जैसे आप दक्षिणी बोलते हो तो उसमें हर वर्ड के लास्ट में आ का प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, और जैसे आप बुंदेली बोल रहे हो तो बुंदेली में हर वर्ड के पीछे आपका किसका प्रोनाउंसिएशन होगा? ओ का प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, ओके, फिर आते हैं हम पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी से हमारी 3 भाषाएं निकलती हैं, 3 बोलियां निकलती हैं। उसमें एक तो अवधी, एक बघेली और एक छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और इसका अपभ्रंश क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, और मागधी अपभ्रंश जो है हमारा ये इससे निकलती है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में 3 भाषाएं, 3 उपबोली है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक, और ये मागधी निकलती है हमारी मागधी अपभ्रंश से। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 ये हमारा पत्रिका है और इसके संपादक है। एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है आपको पेपर में और कुछ गिने चुने ही लगभग पीवाईक्यू रिपीटेड रहते हैं। लाइक आपका जैसे कि बंगदूत है तो आपको पता होना चाहिए द फेमस राजा राम मोहन राय का ये पत्र था। संपादक इसके कौन रहे हैं? बंगदूत के राजा राम मोहन राय। ठीक है, साप्ताहिक था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। फिर आपका हिंदी बंगवासी आता है। हिंदी बंगवासी आपका योगेश चंद्र
वसु। मान लो ये आपको नहीं पता था, तो बंगवासी और वसु, वसु जो होता है ये आपके बंगाल में सरनेम होता है वसु, ठीक। तो बंगवासी आप कहाँ पे, बंगाल से आप कनेक्ट कर सकते थे अगर आपको नहीं पता था। लॉजिक लगाना होता है तो उसमें भी दिमाग लगा के लगाना होता है, ऐसे आंख बंद करके तुक्का नहीं मारना होता है, ठीक। फिर उदंत मार्तंड ये आपका है जुगल किशोर का, और भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा का, ठीक है। अगर इनके आपको प्रकाशन वर्ष देखना है और देख ही लेते हैं। हिंदी बंगवासी आपका आता है 1890 में, उदंत मार्तंड 1826 में आता है, बंगदूत 1829 में आता है, और भारत जीवन ये आपका आता है 1884 में। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 ये हमारा यूनिट 1 से संबंधित है। चलो, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, मतलब इसमें आपको ये बताना है कौन सी युग्म सही है। तो ह्रस्व स्वर आपका एक अ है, और दीर्घ स्वर आपका आ है, ह्रस्व स्वर ऊ है। दीर्घ स्वर छोटी नहीं होगा, प्लुत बड़ी भी नहीं होगा। देखो, हम जब अल्फाबेट पढ़ते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐसे करके पढ़ते हैं, तो जिसमें मात्रा नहीं है, यूपी बोर्ड में ऐसे पढ़ा जाता है छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई, ठीक। तो जो छोटा छोटा जिसके आगे लगा है वो आपका ह्रस्व में आ जाएगा, और जो बड़ा बड़ा है जिसके साथ में मात्रा लगी है कोई ना कोई, तो वो आपका हो जाएगा बड़ा आ, ठीक। छोटा ऊ आपका ह्रस्व स्वर होता है, बड़ा ऊ आपका इस प्रकार बनता है, ये अलग से मात्रा लग गई। बड़ी ई ये आपका दीर्घ स्वर होगा क्योंकि इसमें ऊपर अलग से मात्रा लगी है। छोटी ई आपका ह्रस्व स्वर होगा, ठीक है। दीर्घ स्वर बड़ा आ होगा क्योंकि आ की मात्रा अलग से लगी हुई है, ठीक। जिसको याद कर सकते हो वो याद कर ले, वरना वो इस तरीके से समझ ले जैसे मैंने बताया है। ये देख लेते हैं थोड़ा सा। स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल स्वर, दूसरे संधि स्वर, ठीक है। जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक। जिसमें संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, या सिर्फ एक ही वर्ड से वो मिलके बने हैं। अ ई उ री ये आपके क्या हो जाएंगे, मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर। फिर आता है आपका संधि स्वर या फिर दीर्घ स्वर, जैसे कि बड़ा आ, संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, ए ऐ ओ औ, ठीक। इनका ये दिया हुआ है। अ मिलके बनता है बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बनती है बड़ी ई, फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बनता है बड़ा ऊ, ठीक। समझ में आ गया? अगर कुछ ना समझ में आए तो नीचे कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं वो चीज़ अगली क्लास में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही है? अब ये आपको बताना है। चलो, मिलान करना है, यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये। हाँ, स्वामी गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता, ओंकार शरद राम मनोहर लोहिया, जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, और तेज बहादुर चौधरी अग्नि सेतु, भारतेंदु सुकवि संकीर्तन। नहीं, देखो इसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं आपके जो सही है। एक तो स्वामी गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों आपके गोकुलनाथ के हैं। ए करेक्ट है। ओंकार शरद ये आपका राम मनोहर लोहिया, फिर रचना का नाम है राम मनोहर लोहिया ओंकार शरद की। जगदीश चंद्र माथुर जी की है जिन्होंने जीना जाना, ठीक। उसके बाद में आपका अग्नि सेतु जो है आपकी, ये है किसकी, विष्णु चंद्र शर्मा की। अग्नि सेतु विष्णु चंद्र शर्मा, ठीक है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। क्वेश्चन 42, भारतेंदु कृत सती प्रताप नाटक का नाट्य रूप कौन सा है? सती प्रताप भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है जिसको राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। पिछले अभी जो 2025 का पेपर था उसमें भी ये पूछा गया था, कहीं मैंने एक्सप्लेनेशन में चीज बताई थी मुझे याद है। तो अब इसमें पूछ लिया गया कि इसका नाट्य रूप कौन सा है, तो ये आपका गीति रूपक है। भारतेंदु जी के जो नाटक हैं उसमें कौन से आपके जो नाटक हैं उसमें आपका उसका
नाटक का रूप कौन सा है वो आपको बताया हुआ है, इसको नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। व्याधिकी हिंसा हिंसा नाम भवती, प्रकाशन वर्ष इसका 1873 है और यह प्रहसन नाटक है। पांचवें पैगंबर किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अभी तक नहीं पूछा गया है, आगे ये जरूर पूछा जाएगा और तब लगेगा अरे ये किसका पूछ दिया गया, तो इसको ध्यान रखना। पांचवें पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, 1873 का है, लेकिन इसका हमें रूप नहीं पता है। प्रेम जोगिनी, प्रेम जोगिनी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, 1875 में, और ये 4 अंकों की नाटिका है। भारत दुर्दशा, ये लास्य रूपक है, यहाँ पे प्रकाशन वर्ष गलत दिया हुआ है भारत दुर्दशा का। भारत दुर्दशा 1880 में आता है, 1880। श्री चंद्रावली ये आपकी नाटिका है। विशस्य विश्वमोत्सवम 1876, ये भाड़ है। भाड़ क्या होता है? 1 अंक का नाटक होता है। अंधेर नगरी 1881 प्रहसन है। नील देवी 1881 गीति रूपक। सती प्रताप गीति रूपक। अब इसको याद कैसे करना, देखो जो आपका एक तो व्याधिकी हिंसा हिंसा न भवती, व्याधिकी हिंसा हिंसा न भवती, और एक आपका अंधेर नगरी, ये दोनों क्या है? प्रहसन है। तो इन दोनों को एक साथ लिख के प्रहसन लिख लेना, ठीक है। फिर नील देवी और सती प्रताप ये आपके क्या है? गीति रूपक है, ठीक। श्री विशस्य विश्वमोत्सवम ये भाड़ है। अगर सती प्रताप का पूछा गया है तो ऐसा नहीं है कि आगे इनमें से किसी का पूछ नहीं सकते, इनमें से किसी न किसी का फिर से पूछेंगे। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, नहीं नोट करना है तो पीडीएफ से पढ़ लेना। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। ओके, इसमें आपकी रचनाएं हैं और रचनाकार है जिसको आपको मैच करना है। तो हरी घास पर क्षण भर ये आपकी अज्ञे की है, ठीक है। महाराणा का महत्व ये आपका है जयशंकर प्रसाद का, और नागार्जुन की है आपकी पाषाणी, भवानी प्रसाद मिश्र की है बुनी हुई रस्सी। ये चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। हरी घास पर क्षण भर ये हमारे सिलेबस में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। पंडित गोविंद बल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? किसका नाटक है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत का विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका मार्कंडेय पुराण में। अच्छा, ये दिसंबर 2024 का पेपर है। यही सेम क्वेश्चन अभी जो जून में पेपर हुआ है 2026 में नेट का, उसमें पूछा गया है कि गोविंद वल्लभ पंत का कौन सा नाटक मार्कंडेय पुराण पर आधारित है? तो उसका आंसर क्या था? वरमाला। तो देखो पीवाईक्यू कैसे रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 साल पहले का था तो हम क्यों पढ़े, पढ़ो, वो कभी भी पूछा जा सकता है। पेपर जो बना रहा है ना वो ऐसा नहीं कि बहुत सबसे पहले वो पीवाईक्यू ही देख रहा है, उसी से आपका 30 to 40% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। तो वरमाला किस पर आधारित है? मार्कंडेय पुराण पर। हो सकता है आगे चल के इनके राइटर का नाम पूछ ले, तो याद रखना पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। और ये आपका एक समस्या प्रधान नाटक लिखने वाले नाटककार थे, ये भी याद रख लेना। और जो आपका वरमाला नाटक है वो कैसा नाटक है? भाव नाटक है। वरमाला में भावनाओं को सर्वोपरि रखा गया है, भावना को अधिक महत्व दिया गया है, ये आपका भाव नाटक हो जाता है, ठीक है। इसमें से 2-4 पॉइंट निकल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा तो याद रह जाएगा। सुना हुआ ज्यादा याद रहता है इन कंपैरिजन पढ़े हुए के, मुझे ऐसा लगता है। चंदन बाला रासू की रचना कब हुई थी? ठीक है, तो ये रचना है आपकी आसगू की। 2021 या 22 के पेपर में ये पूछा गया है कि किसकी रचना थी। अभी ये पूछा गया है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो ये आपकी प्रकाशित हुई थी 1200 में। आसगू की रचना है और 35 छंदों का खंड काव्य। आगे चल के ये स्टेटमेंट में पूछेंगे या वन लाइनर में पूछेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि चंदन बाला रास जो है कितने छंदों का खंड काव्य, तो ये आपका 35 छंदों का खंड काव्य है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था? जब हम भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध को पढ़ते हैं ना, तो निबंध की शुरुआत में जो पहली लाइन आती है ना
उसमें आता है कि व्याख्यान जो है बलिया के ददरी मेले से शुरू हो रहा है। यहाँ पे ददरी मेले का जिक्र हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यताएं सही हैं। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित कौन सी मान्यताएं सही हैं। अभी 2024 में मनोविश्लेषणवाद पूछा गया था, 2025 में फिर से मनोविश्लेषणवाद पूछा गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा। फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। अवचेतन मानस यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे हम अपने इमोशंस, इंट्यूशंस इनकी बात करते हैं। वहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल बातें हैं वो नहीं होती हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, ये आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन सबकॉन्शियस, इंट्यूशन, हमारे इमोशंस, वहाँ पे सबकॉन्शियस की बात होती है। ओके, मनोविश्लेषण बात है तो वहाँ पे सबकॉन्शियस की बात होगी, अवचेतन मन की बात जरूर होगी। तो पॉइंट ए आपका रिलेट कर रहा है। और ये फ्रॉयड, ये भी आपके मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। तो ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर आता है स्टेटमेंट बी पे, एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। मान लो आपको बी पॉइंट नहीं पता है, बी पॉइंट होल्ड पे रखो, ठीक है। कला और साहित्य पर फ्राइड के विकारों का सतही प्रभाव पड़ा। मान लो आपको सी पॉइंट भी नहीं पता तो सी भी होल्ड पे रखो। मनोविश्लेषण केवल फ्रॉयड के सिद्धांतों तक सीमित है। केवल, लिमिट लग गई ना यहाँ पे, फ्रायड के सिद्धांतों तक सीमित है। तो अगर मनोविश्लेषण केवल फ्रायड के सिद्धांतों तक सीमित है तो फिर यहाँ पे एडलर का नाम क्यों दे रखा है इन्होंने, ये भी तो बात है ना। तो बी और डी तो गलत हो जाएंगे ना, यहाँ पे तो केवल लग गया, लिमिट लग गई, तो डी स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन काट दो, काट दिया। अब हमारे पास में ए तो एकदम सही है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखो, एडिपस कॉम्प्लेक्स का फ्रायड के सिद्धांत में महत्व नहीं है। एडिपस कॉम्प्लेक्स एक ग्लैंड होती है जो कि गर्ल्स में पाई जाती है। उनके फादर को लेकर जो लड़कियों में अपने पिता के प्रति अपार प्रेम होता है, उसके लिए यह एडिपस ग्लैंड जिम्मेदार होती है। एडिपस कॉम्प्लेक्स वर्क करता है उसके लिए। तो यहाँ पर भी तो इमोशन की ही तो बात हो रही है। तो हाउ कैन यू से कि एडिपस कॉम्प्लेक्स में फ्रायड के सिद्धांत का महत्व नहीं है। तो और मान लो आपको ये भी नहीं पता था, आप इतना लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, तो आपको क्या करना था, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट से हमें पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरफ जाना होता है, ठीक। क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना भी एग्जामिनर के लिए आसान होता है, जैसे कि उसमें यह चेंज करना आसान होता है। तो ई स्टेटमेंट हम काट देंगे, ठीक। हमारा सही आंसर निकल के आ गया ए और बी। समझ आया क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आपको नहीं आता है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, टैकल करो, क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आप लोग खुद प्रकार के देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे दिमाग चलाना होता है एग्जाम, क्योंकि अब एग्जाम हॉल में ना आप पे बहुत प्रेशर रहता है, वहां पे ये चीजें आपको सोचनी होंगी, ओके। तो फिर आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है। ओके, काव्य रचना है और इनका सही कालक्रम बताना है। लहर, कुकुरमुत्ता, कला और बूढ़ा चांद, निहार, शांति गीत। कुकुरमुत्ता आती है आपकी 1942 में, शांति गीत आपकी 1936 की रचना है। इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं, चलो। निहार 1930 में आती है, ठीक है, और लहर 1933 में आती है, शांति गीत 1936 में आती है, कुकुरमुत्ता 1942 में, और कला और बूढ़ा चांद 1959 में। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम ये जो रचनाएं हैं ना, कुकुरमुत्ता हमारे इसमें सिलेबस की ही है, ठीक है, फेमस रचनाएं हैं ये। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको रैंडम कोई पिक करके दीजिएगा, जो आपके छायावाद के कवि हैं उनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं ये। तो इनके प्रकाशन वर्ष आपको जनरली पता रहते हैं, और नहीं पता रहते हैं तो अभी आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। जैसे कि अब इसका ये देख लेते हैं कि कौन से राइटर की रचना है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है, ठीक है। इसे रश्मिपदी काव्य भी कहा है, किसने कहा है, स्वयं सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना, किसको रश्मि
पदी काव्य कहा गया है? किस रचना को रश्मिपदी काव्य कहा गया है? तो कहा गया है कला और बूढ़ा चांद को, ठीक है। और ये किसकी रचना है? पंत की। और किसने कहा था? पंत ने स्वयं कहा था। मैं जो बोल रही हूँ बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना। नेक्स्ट आता है आपका कुकुरमुत्ता, ओके। प्रगतिवादी है और व्यंग करके ये पूंजीपति वर्ग पे लिख रहे हैं। एक बहुत अच्छी कविता है कुकुरमुत्ता, लंबी कविता है, बहुत अच्छी। कहते हैं कि मतलब नायक कुकुरमुत्ता, जो कविता है इसका नायक कुकुरमुत्ता है, और लास्ट में इसका इतना बुरा हाल होता है कि इसकी सब्जी बना के खा ली जाती है, ठीक है। तो बहुत हम पढ़ेंगे इस कविता को क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस की कविता है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी में सांध्य गीत। ये आपका किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। इसमें 45 गीतों का संकलन है, ये याद रखिएगा बस, ठीक। फिर निहार, ये भी आपकी महादेवी वर्मा जी की है। और निहार की भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ठीक है। और समर्पण उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हुआ था। ये चीज अगर क्वेश्चन में पूछी गई है तो ये भी पूछा जा सकता है कि निहार की भूमिका किसने लिखी थी? तो लिखी थी किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, ओके। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा देखते हैं, चलो। ये सारे के सारे पहले तो ये जान लो कि आपके नागार्जुन के उपन्यास है, ठीक। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है तो हमें सिर्फ आंसर नहीं रटना है, इसलिए मैं कभी ए बी सी डी ये ऑप्शन शायद बहुत रेयर ही बता रही हूँ, बस मैं क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो नागार्जुन के उपन्यास, तो ये सारे उपन्यास जो है ये नागार्जुन के हैं, अगर इसको नोट कर लेना नहीं पता है तो, ठीक। अब इसका क्या देखना है हमको? कालक्रम देखना है, मतलब प्रकाशन वर्ष। सबसे पहले आता है आपका रतिनाथ की चाची, ये आपकी आती है 1948 में, ठीक। फिर आपका आता है बलछनामा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957। सबका प्रकाशन वर्ष याद कर लेना और सारे का सारा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे एज इट इज नहीं रिपीट होगा, हो सकता है इसमें से कोई दो उपन्यास देके पूछना नागार्जुन के कौन से हैं, ठीक। या फिर से इसमें से कोई 2 उपन्यास देके पूछ ले कि इसको क्रम, इसमें 2 ये दे दे, 2 कोई और ऐड कर दे और पूछ ले क्रम लगाइए। तो इन पांचों के प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कौन से युग में सही है? ओके। कहानी कंकाल, उपन्यास तितली, नाटक संग्राम, उपन्यास साहित्य का उद्देश्य, संस्मरण, गबन। अच्छा, प्रेमचंद जी के अगर आपने उपन्यास पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गबन जो है ये तो प्रेमचंद जी का उपन्यास है। 2 स्टेटमेंट तो आपके पहले ही कट गए। अब बचा क्या? अभी चारों ऑप्शन हमें टैकल करना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चारों में से अगर कोई भी आप एक टैकल कर लोगे तो आप बन जाओगे। मान लो जैसे मुझे नाटक जो है संग्राम, ये आपका नाटक है, प्रेमचंद जी का ही है, ठीक। सपोज आपको नहीं पता था, लेकिन ये उपन्यास जो है तितली जयशंकर प्रसाद का है, बहुत फेमस उपन्यास है, ठीक। तो ये बी ऑप्शन अगर आपको पता था तो इजिली यू कैन क्रैक द आंसर। बी एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद जी का निबंध है, ये याद रखिएगा। आगे चल के कभी इस क्वेश्चन को ऐसे, ये क्योंकि ऑप्शन में था ना हमारे, साहित्य का उद्देश्य, ये आपका उपन्यास नहीं, ये आपका निबंध है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेना, मे भी आगे चल के कभी ना कभी ये पूछ दिया जाए किसी में। और आपका ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे आपको जो रचनाएं हैं वो रचनाकार के साथ में सुमेलित करनी है। मुद्रा राक्षस भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। जयशंकर प्रसाद जन्मेजय का नागयज्ञ, उपेंद्र नाथ अस्क जय पराजय, और ये आपका कलंकी लक्ष्मी नारायण लाल का। मुद्रा राक्षस 1878 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये आपका नाटक है, नाटक विधा है इसकी, मुद्रा राक्षस की। मेरा पेन नहीं चलता है इससे, पता नहीं क्यों सही से। ओके। फिर आपका है जन्मेजय का नागयज्ञ, ये आपका 1926,
1926 और जयपराजय 1937 उपेंद्रनाथ अश्क। लक्ष्मी नारायण लाल का है कलंकी 1969। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? गलत स्टेटमेंट बताने हैं। चलो बताते हैं गलत स्टेटमेंट। दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिवशंभू की चिट्ठी की आलोचना जमाना में की। यह स्टेटमेंट कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग किया था। यह कथन है रामविलास शर्मा का। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बाल मुकुंद गुप्त। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ओके। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मजे ले लेकर बार बार पढ़ता रहा और झूमता रहा। पदम सिंह शर्मा। भला इस संसार को बनाने का क्या काम, व्यर्थ में इतने उल्लू एक साथ पिंजड़े में बंद कर दिए। ये भारतेंदु जी का कथन है। अच्छी लाइन है। भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, इतने सारे उल्लू एक साथ एक पिंजड़े में, दुनिया रूपी पिंजड़े में, संसार रूपी पिंजड़े में बंद कर दिए और आपस में सब लड़ रहे हैं। कोई अच्छे से रह रहा है, कोई लड़ रहा है। ईर्ष्यादेश वगैरह वगैरह की भावनाएं व्याप्त हैं। ठीक है। ये भारतेंदु जी का कथन है। तो अगर इसमें देखा जाए तो डी और ई आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला काम क्या करना है, डी और ई जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है इसको हमें नोट कर लेना है। और जो गलत स्टेटमेंट है तो अब हमारे कौन से गलत रहे, ए बी सी। ठीक। और ये जो कथन था कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, तो ये कथन आपका बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के उस पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी व्याकरण में एकदम महारथी थे। इतनी इतनी अच्छी वो हिंदी लिखते थे। मतलब उनके लिए, उनको अगर समीक्षा के लिए किसी की रचना भेजी जाती थी तो वो कुछ समीक्षा नहीं करते थे, सिर्फ उसमें व्याकरणिक दोष निकालने में लगे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। हाँ, उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं जिनको आपस में मिलाना है। बिहारी ये हो जाएगी हमारी भोजपुरी, और पहाड़ी ये हो जाएगी हमारी गढ़वाली, पूर्वी हिंदी अवधी और पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा। ठीक है। ये अभी मैं ऊपर चार्ट समझा के आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 54। भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। उपरोक्त पंक्तियों की रचना और रचनाकार कौन है? ये संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। भारत की यह विशेषता रही है कि अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना इसको, आगे चल के रिपीट होगा किसी न किसी पेपर में। तो ये किसकी लाइन है? रामधारी सिंह दिनकर की। और किस कृति से संबंधित है? तो ये संबंधित है संस्कृति के 4 अध्याय से। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं क्योंकि स्क्रीन पे ही है ये। ओके। रचनाकार और रचना, अगर आपने अपना सिलेबस पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन धूमधाम से हो जाता है, एकदम सिलेबस से ही पूछ लिया गया है। आपुद्री रमणिका गुप्ता, माटी की मूर्ति ये आपका रामवृक्ष बेनीपुरी, ठाकुरी बाबा महादेवी वर्मा और जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र। माटी की मूर्ति 1946 का ये आपका रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है। बाकी इसमें किसी का प्रकाशन वर्क ऑथेंटिक रूप से नहीं मिलता। ठाकुरी बाबा का 1933 माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ मैं बता दूंगी बाद में। जामुन के पेड़ का तो पता ही नहीं प्रकाशन वर्क, गूगल करके देख लूँ, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। एक क्वेश्चन छूट गया है शायद। हाँ, ये रहा 55। ऐसे क्वेश्चन अभी हमने 25 के पेपर में भी किया है। अभी जो जून 24 को सॉल्व करेंगे उसमें भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे। कौन से युग में सही है? तो ब्रह्म समाज 1824 में, ये तो एकदम गलत है। 1828 में सबको मतलब एकदम ये यूनिवर्सल इसको बोलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज ये आपका 1800 में था। तो आपका ए करेक्ट स्टेटमेंट है
और बी हिंदू कॉलेज 1870 में था। ठीक है, प्रार्थना समाज 1862 में आपका नहीं। सही आंसर देखो, ब्रह्म समाज 1828 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में होती है। कौन करता है? दयानंद सरस्वती करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में होती है, आत्माराम पांडुरंग करते हैं। वहां पे क्या दे रखा था? 1862, लेकिन सही स्थापना वर्ष क्या है? 1867। ओके, और ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज। पहले ऐसा क्वेश्चन आता था कि राग दरबारी से संबंधित गांव का नाम है या फिर कस्बे का नाम है, तो शिवपालगंज। ठीक, वो चीजें क्वेश्चन में पूछ ली गई। स्थित कॉलेज का क्या नाम था? तो ये था आपका छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। राग दरबारी 1968 का श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है, जो शिक्षा में आपका भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे संबंधित ये आपका उपन्यास है। और हाँ, ये देखो, इंटर कॉलेज के माध्यम से देश के गांवों में व्याप्त सरकारी भ्रष्टाचार, अवसरवाद, राजनीति, छल प्रपंच, मूल्यहीनता और नैतिक पतन का यथार्थ चित्रण किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉलेज का नाम वर्णित है, इंटर कॉलेज, जिसका नाम था छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, दीक्षित परशुराम दादव है विदित नाम, जिन कौने यज्ञ जा की जग में बड़ाई है। ये किसकी है? काव्य पंक्तियां हैं, तो ये रीतिकाल के कवि सेनापति की पंक्तियां हैं। याद करना ही होगा, ऐसी पंक्तियों का और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ऐसे किसी ब्रह्म ज्ञान से इसको पहचान लेंगे, नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा। याद कैसे होगा? इसको एक बार लिख के 4-5 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59, एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी है? एक और द्रोणाचार्य, ये नाटक है, किसका नाटक है? ये नाटक है आपका संकट शेष का। 1977 में 1977 में ये नाटक आता है। ठीक, तो इस नाटक के जो पात्र है लीला, वो आपकी संबंधित है कृपि से। ठीक, कैसे संबंधित है? थोड़ा सा 2 मिनट का स्टोरी सुन लो। एक और द्रोणाचार्य, यहाँ पे ना शिक्षा व्यवस्था में जो अप्रोच वगैरह चलती है या पास करवा दिया जाता है पैसे दे के, शिक्षा में जो व्यवस्था, शिक्षा में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पे ये बहुत करारा व्यंग था, मतलब प्रहार था, व्यंग क्या था। तो जो लीला होती है वो एक शिक्षक है, उसमें उसको प्रोत्साहित करती है, एक अरविंद शिक्षक है, उसको प्रोत्साहित करती है, ईमानदार शिक्षक है कि नहीं नहीं तुम गवाही मत दो, और तो तुम्हारा प्रमोशन मिल जाएगा, तुम प्रिंसिपल बन जाओगे। ठीक है, ऐसे कृपि गुरु द्रोणाचार्य को बोलती हैं कि आप जाओ राजकाज में गुरु का पद ग्रहण करो, ठीक, जिससे हमारी स्थिति सुधर सके। तो बस ऐसे करके रिलेट करके ये वही पूछा गया है कि कौन इससे रिलेटेड पात्र था। ठीक है, पूरा नाटक पढ़ेंगे हम, जब कंटेंट वाली क्लास पढ़ेंगे उसमें पूरा नाटक ही पढ़ेंगे। ठीक, फिर आज के हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ, और ये जो आपका एक और द्रोणाचार्य नाटक है, इसमें 2 कथाएं आपकी एक साथ चलती हैं, एक तो वर्तमान की और एक पौराणिक कथा। ठीक, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 60, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? ओके, तो ये आपका प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी आपका कुबेरनाथ राय जी का निबंध है और ये 1968 में आता है। बाकी चितवन का छाह, ये भी विद्यानिवास मिश्र जी का है। परंपरा बंधन भी विद्यानिवास मिश्र जी का ही है। अंगद की नियति, ये भी विद्यानिवास मिश्र जी का है। विद्यानिवास मिश्र जी के कुछ अन्य निबंध भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। तुम चंदन हम पानी इम्पोर्टेंट है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हमारे सिलेबस में ही है। अंगद की नियति, भ्रमरानंद के पंत, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है, भ्रमरानंद के पत्र। ओके, सोहम हंसम, सीरीज की याद आई, गांधी का करुण रस, इतने ये जरूर देख लेना, इम्पोर्टेंट है। विद प्रकाशन वर्ष देख लेना। प्रकाशन वर्ष अगर इनके याद कर लोगे, अगर इसमें से 20 से 1-2 आ भी गया कोई, तो आप सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और आप क्लास को देख के जरूर मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।